पूछे कि वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर कौन है, आप कहोगे जी विराट कोहली। ठीक है, लो एक बच्चे ने तो लिख कर भी भेज दिया। कोई बोलेगा कि नहीं महेंद्र सिंह धोनी, कोई बोलेगा नहीं सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो अनिल कुंबले बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करता था और कभी कभी खेलता भी अच्छा था, मुझे तो वो पसंद है। तो ये जो बेस्ट टर्म है ना, इस बेस्ट टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज है। अच्छा, कोई ये कहने लगे कि पूरे वर्ल्ड में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला बैट्समैन कौन है, उसमें फिर कोई बच्चा अलग अलग नहीं बोल सकता। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला जो भी बैट्समैन है, मुझे नहीं पता कौन है, तो उसका तो नाम कॉमनली निकल के आएगा। अगर वो डॉन ब्रैडमैन है तो हम कह देंगे कि हाँ जी डॉन ब्रैडमैन, जो भी है ना। तो वो एक पर्टिकुलर चीज हो। अब अगर कोई बोले कि वर्ल्ड की सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट क्या है, कोई बोलेगा ताजमहल, कोई बोलेगा कुतुब मीनार, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और इसी तरीके से अगर ये कोई कहने लगे कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है, तो वो तो हाइट पर डिपेंड करेगा। तो हम बोल देंगे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सबसे ऊंचा स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का, और उसमें हर इंसान का एक ही जवाब होगा। ठीक है, तो सेट थ्योरी ये चीज बताती है कि अगर हम ये कहें कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम पहले से पहले डिफाइन करके चलेंगे कि ऐसा ऐसा है, आप ये बताइए कि सबसे बढ़िया राइटर कौन है, सबसे अच्छा राइटर कौन है। ठीक है, जो नॉवल लिखता हो सबसे अच्छा राइटर कौन है, कोई बोलेगा कि मुझे तो मुंशी प्रेमचंद बहुत पसंद है, कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो चेतन भगत बहुत पसंद है। तो अलग अलग सबकी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि आज तक सस्पेंस थ्रिलर नॉवल लिखने वाला सबसे ज्यादा सेलिंग का रिकॉर्ड किस राइटर का है, मतलब सबसे ज्यादा नॉवल किसके बिके हैं, ठीक है, तो वो पूरे वर्ल्ड का एक ही डेटा निकल के आएगा। उस डेटा में कोई हेरा फेरी नहीं होगी कि कोई कहे कि नहीं जी मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो जब कोई सेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखा होता है, उसके हिसाब से जब आपसे कोई चीज पूछी जाती है और चीजों को एक सेट में रखा जाता है, तो हम उसको बोल देते हैं सेट, हम उसको सेट बोल देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सेट की डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन क्या होगी, देखिएगा। सेट, a set is defined, a set is defined as a group of well defined objects particular on a particular criteria, on a particular criteria। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। अब हम ये कहते हैं कि इसमें रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के। जैसे हम ये कहें कि अगर नंबर्स की बात करी जाए, अगर नंबर्स की बात हम करते हैं, तो अगर किसी भी बच्चे से, किसी छोटे बच्चे से, अगर कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को हमने काउंटिंग सिखाई, हमने कहा कि बेटा चलिए आप काउंटिंग सुनाइए हमको, तो वो जब भी कोई छोटा बच्चा काउंटिंग सुनानी शुरू करता है तो वो कहाँ से शुरू करता है, वन से शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाता है ना कि आप काउंटिंग बताइए, अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए कि काउंटिंग सुनाइए, अच्छा हाँ दिवस, ये जो आप पूछ रहे हो ना कि ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस का मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है कोचिंग सेंटर्स के लिए। एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें ये था कि 30 अप्रैल तक कोचिंग सेंटर्स जो हैं और स्कूल्स जो हैं और इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये 30 अप्रैल तक ऑनलाइन मोड में आप चलाएं। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं था, ये सजेशन था कोचिंग सेंटर्स के लिए, लेकिन स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए ऑर्डर था। ठीक है, अब उसमें अगर आप लोग आना चाहें ऑफलाइन तो आ सकते हैं,
लेकिन ज्यादातर जो मेरे बैचेज हैं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जो मतलब सिचुएशन है वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है कोरोना की। इनफैक्ट मुझे भी अभी बीच बीच में ना खांसी हो रही है, तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई बच्चा अभी आए, ठीक है ना। तो ये वायरल फ्लू वाला मौसम भी चल रहा है, और इसमें अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत भी वीक हो जाती है तो वायरल फ्लू कब कोविड में कन्वर्ट हो रहा है ये लोगों को पता नहीं चल रहा। तो इस वजह से अभी मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ, अगर फिर भी आप आना चाहें तो मैं भी मास्क पहनकर पढ़ा लूंगा, और आप भी मास्क लगाकर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हो। लेकिन अभी इट विल बी टू रिस्की, थोड़ा केसेस को कंट्रोल में हो जाने दो, 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना भर, थोड़ा सा केसेस कंट्रोल में हो जाए फिर उसके बाद आ जाना ऑफलाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी आएंगे तो इट विल बी रिस्की, ये रिस्की होगा बस, और कोई मेरी तरफ से मना ही नहीं है। आप आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा बैठाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, मतलब सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप ऑनलाइन आएँ, बाकी अगर आना चाहें तो मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है? चलिए, अब नंबर्स जो हैं, अगर हम नेचुरली किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि आप नंबर के बारे में हमको बताइए, तो बच्चा क्या बोलेगा? वो 1 से सुनाना शुरू करेगा। मैं ये बोलूँगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक? न जाने कहाँ तक। नंबर्स का कभी कोई खात्मा होता ही नहीं है। तो ये कहाँ तक जाते हैं नंबर्स? इंफिनिटी तक जाते हैं। तो बेटा इन सब ग्रुप्स, ये जो ग्रुप होता है नंबर्स का, जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर क्या हुआ? आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी कर डाली, और जीरो के बारे में जब बताया तो कहा कि भाई 1 से भी छोटा एक नंबर होता है जीरो। तो वो जो जीरो है, अगर जीरो से नंबर्स को स्टार्ट कर दें ऐसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, तो इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली कुछ नोटेशंस हैं जो फिक्स्ड हैं, कुछ नोटेशंस हैं जो फिक्स हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। जैसे आप लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इज फॉर एम्पियर्स, ये आपने पढ़ा है, कैपिटल ए इज फॉर एम्पियर्स। फिर हम बात करते हैं कैपिटल बी की, तो कैपिटल बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने नहीं पढ़ा अभी, ये आप 11th उसमें सॉरी 12th में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कैपिटल सी की, तो कैपिटल सी जो होता है ये होता है कूलम, चार्ज की यूनिट। फिर हम बात करेंगे कैपिटल डी की, तो कैपिटल डी जो होता है, कैपिटल डी होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फिर हम बात करेंगे कैपिटल ई की, कैपिटल ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसी तरीके से आगे बात करेंगे हम कैपिटल एफ की, तो कैपिटल एफ होता है फोर्स के लिए। कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। कैपिटल एच होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आई होता है ल्यूमिनेंस के लिए, ठीक है। जे होता है जूल्स के लिए। के होता है केल्विन के लिए, ठीक। और जो एल है, एल होता है ल्यूमिनेंस के लिए। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, सबकी कुछ ना कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है उस चीज को, ठीक है, उस सिंबल को, ठीक। तो अगर मान लीजिए मैं कैपिटल वी कहीं पर लिख रहा हूं, तो कैपिटल वी को मैं कभी भी वेलोसिटी नहीं बोल सकता। कैपिटल वी हमेशा वोल्टेज ही होगा, है ना। और स्मॉल वी जो है, स्मॉल वी होता है बेटा वेलोसिटी, ठीक। तो इसी वजह से आपके मन में ये आता होगा कि हमने जो ये देखा था कि जो रूट्स अगर मेरे को निकालने होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैं बोल देता था उसके रूट्स को अल्फा और बीटा। क्यूबिक होती थी तो मैं उसके रूट्स को बोल देता था अल्फा, बीटा और गामा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली यही चीज एक्सेप्ट करी जाती करी जाती है। तो उसी तरीके से जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन ही बोला जाएगा, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन ही बोला जाएगा, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू ही बोला जाएगा। समझ रहे हैं? ये होता है। अब इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा, आपने लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है कि कैपिटल आई जो है, कैपिटल आई करंट का सिंबल होता है। आप कहोगे स्मॉल आई क्यों नहीं ले लेते, हम कैपिटल आई ही क्यों लेते हैं? ये चीज 12th में क्लियर होगी कि कैपिटल आई इज फॉर डायरेक्ट करंट एंड स्मॉल आई इज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये वैल्यूज जो है ये फिक्स हैं। तो जितने भी अल्फाबेट्स थे,
अल्फाबेट कितने, 26 नहीं 52, 52 अल्फाबेट्स, क्योंकि कैपिटल ए से कैपिटल जेड को कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी गई, कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया। इसी तरह से कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड को भी कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया। तो अब जब कुछ बचा ही नहीं तो एंगल को क्या बोला कि एंगल को आप थीटा ही लोगे हमेशा। अगर कोई दूसरा एंगल लेना है तो उसको फाई ही लोगे हमेशा। वेवलेंथ को लैम्बडा लोगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में 52 अल्फाबेट्स थे, कैपिटल और स्मॉल को मिलाकर, वो सारे खत्म हो गए। तो फिर ग्रीक अल्फाबेट्स और लैटिन अल्फाबेट्स ये सब यूज करे जाने लगे। इसी तरीके से जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो एक से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर, उनका सिंबल है कैपिटल है। जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है उनको बोलते हैं होल नंबर, उनका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू। इसी तरीके से धीरे 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 विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द एडवांसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ये पता चला कि भाई नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो अगर हम बोले कि सेंटर में एग्जिस्ट करता है एक आइडेंटिटी जीरो, अगर उससे राइट साइड में चले तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर टिल इंफिनिटी, उसके लेफ्ट साइड में चले तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर टिल माइनस इंफिनिटी। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं बेटा हम इंटीजर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स का सिंबल होता है कैपिटल जेड। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि कुछ नंबर फिर हमारे पास ऐसे आए जिसमें हमने बोला any number which can be expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 is called rational number। तो ये जो p upon q की फॉर्म वाले होते हैं where q small q is not equal to 0 इनको बोलते हैं बेटा रैशनल नंबर्स। ये सबको पता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बेटा मेरी आवाज सभी को आ रही है, सभी को इतना तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये अभी शुरुआत कर रहा हूँ तो काफी चीजें आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी ये जो पूरी कहानी बताई गई है ना, ये कहानी इस वजह से बताई गई है कि कहीं पर भी मुझे नेचुरल नंबर के सेट की अगर बात करनी है तो मैं कैपिटल एन ही लिखूंगा, स्मॉल एन नहीं लिखूंगा। समझ गए? अगर मुझे कहीं भी होल नंबर की बात करनी है तो कैपिटल डब्ल्यू लिखूंगा, कहीं भी इंटीजर की बात करनी है तो कैपिटल जेड। रैशनल नंबर का नोटेशन है कैपिटल डब्ल्यू। तो याद रखिएगा जैसे करंट का नोटेशन कैपिटल आई, फोर्स का नोटेशन कैपिटल एफ, ऐसे ही नेचुरल नंबर का कैपिटल एन, होल नंबर का कैपिटल डब्ल्यू, इंटीजर का कैपिटल जेड, रैशनल नंबर का कैपिटल क्यू। ये सब हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर हो गए। अब दुनिया के सारे रैशनल नंबर, दुनिया के सारे इंटीजर, इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ आ गया और सारे डेसिमल नंबर, इन सबका अगर ग्रुप बना लिया जाए तो उनको बोलते हैं रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं कैपिटल आर। रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, रियल नंबर में हमारा इंटीजर प्लस रैशनल नंबर सब कुछ आ जाएगा। इंटीजर्स प्लस रैशनल नंबर सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी, इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर का जो नोटेशन है वो एज सच कुछ होता नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम स्टडी ही नहीं करते। इरेशनल नंबर को हम स्टडी ही नहीं करते। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो इरेशनल नंबर है, और जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो जाएगा हम बोलेंगे उसको नॉट डिफाइंड, कि वो नंबर डिफाइंड ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए इरेशनल नंबर का सेट बनेगा ही नहीं, इसीलिए इरेशनल नंबर बताया नहीं गया है। समझ गए? चले आगे। सर आप ये वाला एक बार रिपीट कर दो। दोबारा बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो आपने अभी तक भी पढ़ी है और आगे भी पढ़ते रहेंगे। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, जो कोई भी बच्चा अपने आप भी बना सकता है। एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आप किसी भी बुक में उठाकर देखेंगे तो इरेशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, है ना? तो अब जो नंबर रैशनल नहीं है
तो अगर कोई रैशनल नंबर नहीं है तो यानी कि उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? रैशनल नंबर की कंडीशन होती है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये उसकी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। यानी कि अगर q 0 के बराबर हो जाए तो उसको इर्रेशनल बोलूंगा, और q 0 के बराबर हो गया तो क्या बताना है उसको, वो तो नॉट डिफाइंड हो गया। आपको पता ही है 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी। तो इसलिए इर्रेशनल नंबर का कोई सेट नहीं बनता, इसलिए उसको रिप्रेजेंट भी कहीं नहीं करा जाता। समझ गए? यस। ठीक है बेटा, बाकी एक्सक्यूज बच्चे मी सर, बताइए। हाँ जी पार्थ बताओ। सर हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं सर। दोबारा बोलो। सर ये सही है कि रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते या सर होते हैं कुछ नंबर्स ऐसे जो इर्रेशनल नंबर जो है ना, देखिए इर्रेशनल नंबर का जो, अगर मैं ज्यादा डीप में चला जाऊं तो इर्रेशनल नंबर को हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉल्यूशन में, मतलब मैं किसी भी एंड पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाता। कैसे? हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर अगर मैं डिवाइड करूंगा, जैसे मान लो p अपॉन q है, मैं डिवाइड करूंगा तो वो या तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, दो चीजें होंगी। तो अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो उसको मैंने बोल दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो तो खत्म हो गया, वो तो रैशनल हो गया। अब अगर वो डिवाइड हो रहा है और उसमें रिपीट होता जा रहा है, जैसे 10/3, 10/3 क्या होता है, 3.33333 ऐसे चलता चला जाएगा, तो उसको भी ना रैशनल नंबर बोलता हूँ, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है ना, तो वो रिपीट हो रहा है ना वो खत्म हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो उसको मैं किसी नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर देखिए एग्जिस्ट तो करते हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि उनको किसी सेट के अंदर बांध के रखना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो इतनी बड़ी वैल्यू होती है। समझ गए? यस सर। तो मैं उसको किसी सेट के अंदर बांध कर नहीं रख सकता। रियल नंबर का मुझे पता है कि रियल नंबर अगर बता दिया कि 2 से लेकर और 6 के बीच के रियल नंबर कितने हैं, तो मैं बता दूंगा कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 6। वो 2 और 6 के बीच में लाई करेगा, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, कुछ भी। समझ गए? लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम कहीं पर भी बांध कर नहीं रख सकते। चले आगे। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप दिवस पूछ रहे हो ये अनरियल नंबर, अनरियल नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर बिल्कुल अलग है, वो हम बताएंगे। वो जो नॉन रियल नंबर है ना, जो नंबर रियल है ही नहीं, उनको हम बोल देते हैं रियल। मतलब क्या होता है, असली। रियल मतलब क्या होता है, असली। रियल का उल्टा क्या हो गया, वर्चुअल। जैसा कि फिजिक्स में पढ़ा था, रियल इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब नकली, है ना। वो जो वर्चुअल नंबर होते हैं, नकली नंबर, उनको हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स ही कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो नंबर इमेजिनरी तब हो जाता है जब मुझे अंडर रूट निकालना होता है किसी भी नेगेटिव नंबर का। फॉर एग्जांपल, मैं 4 का स्क्वायर रूट तो निकाल सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा +-2, लेकिन मैं -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता था अब तक, 10th क्लास तक। 11th में निकालेंगे, तो जब निकालेंगे उस चैप्टर में तब बताऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो। ठीक है? तो वो जो नॉन रियल नंबर है उन्हीं को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के लिए चैप्टर है, पूरा डिटेल में करेंगे उसको। ठीक है दिवस? यस सर। हाँ जी। तो अभी मैं वापस जो है मेन अपने टॉपिक पर आता हूँ। हमने अभी तक ये देखा कि अगर कोई भी नंबर है उसको किसी भी एक प्रोसीजर के तहत अगर डिवाइड करा जाए, अगर उसको डिफाइन करा जाए, तो हम उनको बोल देते हैं सेट्स। जैसे 1 से लेकर इंफिनिटी तक दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। p अपॉन q की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और रियल नंबर क्या होते हैं, कैपिटल R, उसमें रैशनल और इंटीजर सब कुछ आ गया। ठीक है? अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए। सही है? उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ऐसे तो रैशनल में भी इंटीजर्स आ गए ना, रैशनल में भी इंटीजर्स आ गए, सही कह रहे हैं। ठीक है? तो फिर रियल नंबर्स तो रैशनल प्लस इरैशनल होना चाहिए ना। देखिए रियल नंबर, चलिए ठीक है,
हम रियल नंबर को आपको डिटेल में बताएंगे अभी, ठीक है। मैं डिटेल में आता हूँ अभी इसके भी, कि जैसे आप कह रहे हो कि रैशनल में इंटीजर आ गया, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं 3/1 की बात करता हूँ, अगर मैं 3/1 कहता हूँ तो वो फिर रैशनल बन गया। तो अब जो तुम कह रहे हो रैशनल प्लस इरेशनल, आता हूँ मैं अभी उस पर भी डिटेल में आता हूँ। रियल नंबर भी अभी टॉपिक हम प्रॉपरली पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो उसमें मैं ये चीज आराम से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसमें नेक्स्ट देखेंगे सेट में, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, लिखेंगे हम। ये सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड sets can be represented in two formats, can be represented in two formats। पहला है आर, पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म, इसको आप लिखेंगे ROSTER रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? A format, a format of a set wherein a format of a set wherein all the elements are written separated by a comma inside a curly bracket. Inside a curly bracket, a format of a set wherein all the elements are written separated by a comma inside a curly bracket. For example, if capital A is a set of some, if capital A is a set of some English alphabets, like कैपिटल ए इज इक्वल टू, फिर आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। याद रहे कर्ली ब्रैकेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट ही है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट या बड़ा वाला ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। सेट थ्योरी में मुझे कर्ली ब्रैकेट ही बनाना है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ई कॉमा स्मॉल आई कॉमा स्मॉल ओ कॉमा स्मॉल यू, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पर मैंने बोला कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ सम इंग्लिश अल्फाबेट्स, सम इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट तो 26 हैं। हमने क्या करा कि उसमें से 5 अल्फाबेट निकाल लिए, ए ई आई ओ यू। आप जानते हैं कि इनको वॉवल बोलते हैं, इनको वॉवल बोलते हैं। अब इन वॉवल्स को अगर मैंने कॉमा लगा लगा कर मैंने पांचों वॉवल लिख दिए एक करली ब्रैकेट के अंदर, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि और कैपिटल बी कोई दूसरा सेट है, 1 2, सॉरी इसमें लिखिएगा 1
3 5 7 9 11, ठीक है, 1 3 5 7 9 11। तो जो भी बच्चे इसको गौर से देखेंगे, गौर से देखकर वो समझ गए कि 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स आ गए इसमें, ठीक है। तो इसमें जो सेट है, सेट में हर एक एलिमेंट, सेट के अंदर लिखा जाने वाला हर एक अल्फाबेट हो या हर एक डिजिट हो, जैसे यहाँ पर मैंने डिजिट्स मेंशन करी हैं 1 3 5 7 9 11, यहाँ पर ए ई आई ओ यू ये मैंने अल्फाबेट्स मेंशन करे हैं। अल्फाबेट मेंशन करिए या डिजिट मेंशन करिए, उन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो सेट के अंदर जो लिखा जाता है वो एलिमेंट्स होते हैं। अब दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। A format of set, a format of set wherein the set is represented by an English statement, or mathematical statement, by an English statement or मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि किसी भी सेट को या तो इंग्लिश स्टेटमेंट के तौर पर लिखेंगे या मैथमेटिकल स्टेटमेंट के तौर पर लिखेंगे। जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हर बच्चे का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन उसका मतलब वो सेम निकलना चाहिए। अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से। जैसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, सेम एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर लिया तो ए को मैं लिखूंगा x, सच दैट के लिए क्या करेंगे आप, ये लगा देंगे। जैसे ये दो डॉट्स होते हैं, एक डॉट और दूसरा डॉट, तो बेटा इसको बोलते हैं हम कॉलन, COLON। और अगर एक डॉट लगाकर नीचे कॉमा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट लगाकर आप लिखेंगे x, x के बाद आप लगाएंगे कॉलन, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सच दैट। देखिए ये सिंबल तो कॉलन का है, लेकिन सेट थ्योरी में इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट को हिंदी में बोलते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इसको बोलेंगे हम सच दैट। मतलब कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is an English vowel, such that x is an English vowel। तो कैपिटल ए के अंदर लिखे जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहलाएंगे x, वो सब x कहलाएंगे। और x क्या है, x इज एन इंग्लिश वॉवल। तो ये आपने इसको किस तरह से लिखा, जैसे कि एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, आपने इंग्लिश की एक स्टेटमेंट लिख दी, x इज एन इंग्लिश वॉवल, ठीक है। और अगर आपको अलग अलग एलिमेंट्स लिखने हो तो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ए ई आई ओ यू, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का मतलब तो सेम निकला ना, समझ गए, समझ गए, बताइए। यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पर, बी वाले पर। जो बी एक दूसरा सेट लिया था, एग्जांपल लिया था, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हमने बोला अ फॉर्मेट ऑफ सेट वेयर इन द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंग्लिश स्टेटमेंट और अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो जहां पर इंग्लिश अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होंगे
या कुछ भी और होगा, मतलब एनीथिंग विच इज नॉट मैथमेटिकल, अगर वो चीज इन्वॉल्व होगी तो वहां तो मैं इंग्लिश स्टेटमेंट लिखूंगा। लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ मैथमेटिकल थिंग इन्वॉल्व होगी तो फिर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बना सकता हूँ। हम लिखेंगे b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that such that x is an odd number less than 13। बताइए समझ में आ गया? x is an odd number less than 13, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं जी नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो दूसरे तरीके से लिखूंगा। दूसरा बच्चा बोलेगा इसको, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू x such that x is an odd number less than or equal to 11। समझ गए? वो बोलेगा कि x is an odd number less than or equal to 11। अगर लेस देन 13 भी बोलते हो तो ऑड नंबर तो 13 से छोटा 11 ही होता है। और यहाँ पर बोला लेस देन और इक्वल टू 11, तो फिर तो यही हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, मतलब दोनों ही तरीकों से मीनिंग सेम निकलेगा। कुछ और भी बोला जा सकता है, देखिएगा कुछ और भी बोला जा सकता है, ये वाला और इंटरेस्टिंग है। और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, अभी तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग फॉर्म की बन सकती है। और जरूरी नहीं है कि आपसे अलग अलग फॉर्म्स पूछे जाएं, आपसे तो बोलेंगे कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, वो आपकी मर्जी है जैसे आपको बताना हो। आपने ये लिख दिया बिल्कुल ठीक है, आपने ये लिख दिया बिल्कुल ठीक है। तीसरा बता रहा हूँ, वो भी देखिएगा। और b इज इक्वल टू x such that x is equal to 2n minus 1 where small n belongs to, ये वाला साइन होता है बेटा belongs to का, belongs to capital N and small n, एक मिनट रुकिए बस, is less than equal to 6। हाँ जी, ये वाला जो साइन होता है इसको कहते हैं belongs to, जैसे इसको बोलते हैं such that, इसको बोलते हैं belongs to। मैं लिख रहा हूं इधर belongs to। अब आप देखिएगा, जरा करके देखो इसको, जरा करके देखिए, ये 2n माइनस वन हमें याद रखना चाहिए कि 2n माइनस वन ऑड नंबर के लिए ही होता है। कैसे? अगर मान लो मैं n को नेचुरल नंबर लेता हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये दे रखा है n इज लेस देन इक्वल टू 6, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, एंड लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 6 से ऊपर नहीं जा सकता। तो मैं क्या क्या लूंगा देखो, हम ये कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1। अगर n की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 3। n इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 5। n इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 2 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 7। n की वैल्यू 5 है, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 9। और n की वैल्यू अगर 6 है तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 1 मतलब 11। 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। तो आप ये देखिएगा, ये एक कोर इंग्लिश स्टेटमेंट थी, ये एक कोर इंग्लिश स्टेटमेंट थी, लेकिन ये एक कोर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। आपको ये नहीं बोला जाता कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताओ या इंग्लिश स्टेटमेंट बताओ, आपको जो अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉमा लगा लगाकर सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म।
और अगर इंग्लिश स्टेटमेंट में या मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अभी किसी बच्चे ने कुछ पूछा है। अच्छा हाँ, साइन अभी बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट देखिए। ये ऐसे होता है कि जैसे सी होता है ना, स्मॉल सी बनाओ, स्मॉल सी, और इसके बीच में एक लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया कि कैपिटल एन इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बताइए जी, क्लियर है सभी को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म? यस सर। यस सर। सर रोस्टर फॉर्म की भी डेफिनेशन दोबारा समझा दो। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन ये है कि जहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम कॉमा लगा लगा कर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म होती है। और अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं इंग्लिश स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए? यस सर। ठीक है, बताइए बेटा, अंश, अंशित, आस्था, भूमि, दीपांशी, यस सर। सभी को क्लियर है अभी जितना बताया? sir. लक्ष्य है, यस सर। पार्थ, हर्षित? यस सर। अच्छा हाँ, आस्था देखिएगा, ये जो मैंने बोला ना, x is an odd number less than 30, ये तो इंग्लिश स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने मैथ्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा। x is an odd number less than or equal to 11, ये भी इंग्लिश स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी मैथ्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा। तो ये इंग्लिश स्टेटमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर x is equal to 2n minus 1, n is less than equal to 6, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। समझ गए? Yes, sir. चलिए जी, तो बस आज के लिए, आज आपकी पहली क्लास थी तो आज के लिए बस इतना ही करवाऊंगा, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद आगे मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। तो आज बस इतना ही करेंगे, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको। आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताया, सिलेबस के बारे में आपको बता दिया कि सिलेबस किस तरीके का है। अभी फॉर द फर्स्ट फ्यू क्लासेस मैं एनसीईआरटी लेकर चलूंगा और लेटर ऑन वी विल स्विच ऑन टू आरडी शर्मा। तो आरडी शर्मा आप लोग अरेंज कर लीजिए। आरडी शर्मा काम की बुक है, फॉर्मूले, एग्जांपल्स सफिशिएंट दे रखे हैं, आपको आगे तक काम आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे बस। थैंक यू सर। ओके जी, नमस्ते सर। नमस्ते। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।